आर्थोलॉजी यानी अपना टॉपिक हो गया संधि विज्ञान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमने इससे पहले बात करी थी किसके बारे में, ऑस्टियोलॉजी के बारे में, यानी अलग अलग प्रकार की अस्थियों के बारे में। तो अब उन अस्थियों के मध्य में कौन कौन से जोड़ बनते हैं, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थोलॉजी कहते किसे हैं, है ना। आर्थोलॉजी किसे कहते हैं, देखिए। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम, जोड़ों का अध्ययन। तो जोड़ों का अध्ययन करने को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ या संधि किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अस्थियों के मध्य, यानी अस्थि भी हो सकती है और उपास्थि भी हो सकती है, ठीक है, अस्थि उपास्थियों के मध्य संयोजन, ठीक है, या उनके मिलने को क्या बोलते हैं, जोड़ कहते हैं, ठीक। तो अब मुख्यतः जो हम बात करते हैं अग्रपाद और पश्चपाद, ठीक है, जोड़ कहाँ कहाँ पर होंगे, अग्रपाद की अस्थियों के मध्य में होंगे, पश्चपाद की अस्थियों के बीच में होंगे, ठीक है। हमने बात की थी यानी कंकाल के बारे में बात की थी, तो जिसमें हमने अक्षीय कंकाल की बात की थी। अक्षीय कंकाल में क्या था, स्कल थी, तो स्कल के मध्य में जोड़ होंगे उसकी अस्थियों के मध्य में। उसके बाद कशेरुक दंड था, तो कशेरुक दंड की जो अस्थियां, छोटी छोटी अस्थियां कशेरुकाएं हैं, उनके मध्य में जोड़ होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से स्तनम है, पसलियां हैं, स्टनम और पसली के मध्य जोड़ होंगे, पसली और कशेरुदंड के मध्य जोड़ होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से पश्चपाद की अस्थियों के मध्य जोड़ उपस्थित होंगे। तो इन्हीं सभी जोड़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जोड़ हैं इनको कौन कौन से भागों में बांटा गया, ठीक है। विशेषकर जो जोड़ हैं इनको हम इनकी गतिशीलता के आधार पर, ठीक है, या फिर कहें इनके संयोजन के आधार पर, ठीक है, किस प्रकार से ये मतलब जुड़े हुए, मुख्यतः हम बात करेंगे यहाँ गतिशील। इसके आधार पर जो जोड़ हैं उनको तीन भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए। सबसे पहला है साइनोवियल जोड़, ठीक है। सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो जोड़ है वो कौन सा है, साइनोवियल जोड़। और हमारे शरीर के जो अधिकांश जोड़ हैं वो कैसे हैं, साइनोवियल प्रकार के होते हैं। इन जोड़ों का जो दूसरा नाम है वो है डाई आर्थोडियल, डाई आर्थोडियल, ठीक है। और ये किस प्रकार के होते हैं, गतिशील प्रकार के जोड़ होते हैं। जैसे हमारा जो जोड़ है, शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ये सब जोड़ किस कैटेगरी में आते हैं, साइनोवियल प्रकार के जोड़ों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, बात करेंगे। दूसरा प्रकार का जो जोड़ है इनको बोला जाता है कार्टिलेजिनस प्रकार के जोड़, या फिर इनको कहा जाता है एम्फी आर्थोडियल जोड़। एम्फी का मतलब होता है कि ऐसे जोड़ जिनमें दो प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है। तो कौन से गुण होंगे, देखो, इसको बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तीसरा प्रकार का जो जोड़ है फाइब्रस जोड़, या इनको बोला जाता है सिन आर्थोडियल जोड़। इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं, सिन आर्थोडियल प्रकार के जो जोड़ होते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है, यानी ये कहें कि ये कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं, ठीक है। यानी इनके मध्य किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो पहले तो हो गए हमारे साइनोवियल प्रकार के कौन से, गतिशील जोड़। और तीसरे प्रकार के कौन से हो गए, सिनआर्थोडियल यानी अगतिशील प्रकार के जोड़, ठीक। बीच में आते हैं कार्टिलेजिनस,
यानी इनको बोला जाता है एम्फी आर्थोडियल। हमने बात की थी एम्फी मतलब है जैसे एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। जैसे मेढक है, मेढक क्या है, एम्फीबियन प्रकार का जीव है, कि वो जल में भी रह सकता है और थल पर भी रह सकता है, यानी जमीन पर भी रह सकता है। तो उसमें जलीय जीवों के गुण भी हैं, और जो थल पर यानी स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उन जीवों के गुण भी हैं। तो इसी प्रकार से इनको कहा जाता है एम्फी आर्थोडियल प्रकार के जोड़। यानी इनमें कुछ मात्रा में, या ये कहें कि निश्चित स्तर तक गतिशीलता पाई जाती है। तो गतिशीलता पाई जाती है, तो किसका गुण आ गया इसके अंदर, साइनोवियल का भी गुण आ गया। कौन से प्रकार के जोड़ों का आ गया, साइनोवियल प्रकार के जोड़ों का गुण आ गया। लेकिन सामान्यतः ये कैसे रहते हैं, अगतिशील, ठीक है। सामान्यतः कैसे रहते हैं ये, सामान्यतः अगतिशील रहते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर किसका गुण आ गया, ये हाइब्रस प्रकार के जोड़ों का गुण आ गया, या सिन आर्थोडियल प्रकार के जोड़ों का गुण आ गया। तो इस प्रकार से जो कार्टिलेजिनस प्रकार के जोड़ हैं, या एम्फी आर्थोडियल प्रकार के जोड़ हैं, उनमें साइनोवियल और सिन आर्थोडियल दोनों के गुण पाए जाते, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्फी आर्थोडियल जोड़ के नाम से जाना जाता है, या इनको किस नाम से जाना जाता है, कार्टिलेजिनस प्रकार के जोड़ों के नाम से जाना जाता है। तो पहले कौन से हो गए, साइनोवियल, दूसरे एम्फी आर्थोडियल, ठीक है, या जिनको हम क्या बोल देते हैं, कार्टिलेजिनस, और तीसरे होते हैं सिन आर्थोडियल, जिनको हम क्या बोलते हैं, मतलब फाइब्रस प्रकार के जोड़, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के जोड़ होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो सामान्यतः जितने भी हमारे अधिकांश जोड़ होते हैं, शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है, स्टेफल जॉइंट, ये सब जॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे साइनोवियल प्रकार के जोड़ों के अंतर्गत आते हैं। जबकि कुछ विशेष प्रकार के जोड़ होते हैं जो कार्टिलेजिनस में आते हैं, और कुछ विशेष प्रकार के जोड़ सिन आर्थोडियल प्रकार के जोड़ों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो जोड़ कौन कौन से हैं, पहला है सिनकोंड्रोसिस, ठीक है। सिनकोंड्रोसिस जोड़ किस किस के मध्य बनता है, ऑक्सीपिटल बोन और स्फीनोड बोन, इन दोनों के मध्य जो जोड़ बनता है वो क्या कहलाता है, सिनकोंड्रोसिस कहलाता है। तो इसमें एक निश्चित स्तर तक गतिशीलता पाई जाती है, बाकी सामान्यतः यह किस अवस्था में रहता है, अगतिशील अवस्था में रहता है। उसी प्रकार से सबसे फेमस जॉइंट सिम्फाइसिस जॉइंट। पहली बात, सिम्फाइसिस जोड़ किसे कहते हैं, देखिए, समान आकार, समान आकार व आकृति की अस्थियों के मध्य, किसके मध्य बन रहा है, समान आकार और आकृति की अस्थियों के मध्य, तथा मध्य रेखा पर, यानी जो शरीर की मध्य रेखा या मध्य काट कहें उसे हम, मध्य रेखा पर बनने वाले जोड़, मध्य रेखा पर बनने वाले जोड़ क्या कहलाते हैं, सिम्फाइसिस जोड़ कहलाते हैं। अब सिम्फाइसिस जोड़ के हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो यहाँ पर दो तरह के सिम्फाइसिस आते हैं। एक होता है मैंडिबुलर सिम्फाइसिस, कौन सा हो गया, मैंडिबुलर, और दूसरे का एग्जाम्पल हो गया पेल्विक सिम्फाइसिस, ठीक है। देखिए, कौन सा जोड़ है, सिम्फाइसिस है, समान आकार आकृति की अस्थियों के मध्य, पहली शर्त तो क्या हो गई, समान आकार व आकृति की
अस्थियों के मध्य। और दूसरी शर्त क्या है इसकी? शरीर की मध्य रेखा पर, शरीर की मध्य रेखा पर बनने वाले जोड़ क्या कहलाते हैं? सिम्प्लाइसिस जोड़ कहलाते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें हम, तो पहला हो गया मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। जो कहाँ बनता है? जो निचले जबड़े की दोनों अस्थियां जो हैं, ये क्या है? मैंडिबल बोन है। ठीक है, निचले जबड़े की जो दोनों अस्थियां हैं, ये दोनों क्या है? मैंडिबल हैं। और ये दोनों कहाँ जुड़ती हैं? इस जगह पर, ठोड़ी वाले भाग पर। ठीक है। इस ये कहाँ आकर के जुड़ रही हैं? समान आकार आकृति की हैं दोनों तरफ की, और शरीर की मध्य काट पर या मध्य रेखा पर आकर के ये जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। दूसरा है पेल्विक सिम्फाइसिस। पेल्विक सिम्फाइसिस, इस सिम्फाइसिस को दो प्रकार के जोड़ होते हैं इसमें। एक तो होता है इसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस, और दूसरा होता है इस्चियल सिम्फाइसिस। और इस जोड़ में गतिशीलता कब देखने को मिलती है? प्रसव के समय, प्रसव के समय यह जोड़ खुल जाता है, वह प्रसव में सहायता करता है। क्योंकि ये खुल जाएगा तो बर्थ कैनाल चौड़ी हो जाएगी और बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद वापस से ये जोड़ जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। नमस्ते बॉस। बाकी के ये जोड़ अन्य समय पर क्या रहते हैं? अगतिशील अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने एम्फी आर्थोडियल जोन, सिम्फाइसिस जॉइंट और सिनकोन्ड्रोसिस जॉइंट। दूसरे हैं फाइब्रस जॉइंट। इनके एग्जांपल्स की बात करें हम, सूचर जॉइंट। सूचर जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? केवल आपको इतना ही याद रखना है कि सूचर जॉइंट कहाँ उपस्थित होते हैं? स्कल यानी खोपड़ी के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है। सिंडेस्मोसिस जॉइंट मेटाकार्पल्स की मदद। ठीक है, हमने बात की थी कि जो मेटाकार्पल थी, ठीक है, किस तरह से थी? इस तरह से, यानी दिखाई तो वो जैसे बड़ी मेटाकार्पल थी। दिखाई तो वो कैसी दिखाई दे रही थी? बाहर से एक ही दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में वो जो बड़ी मेटाकार्पल है, वो दो मेटाकार्पल से बनी होती है। बाहर से देखने पर कैसी दिखाई दे रही थी? एक, लेकिन होती कैसी कितनी है वो? दो। तो जो मेटाकार्पल्स हैं उनके मध्य जो जोंट है वो कौन सा होता है? सिंडेस्मोसिस प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों मेटाकार्पल क्या है? जुड़ी हुई रहती हैं, कभी भी अलग अलग नहीं होती, गतिशील। ठीक है, तो सिंडेस्मोसिस मेटाकार्पल्स के मध्य है, सिनकोन्ड्रोसिस ऑक्सीपिटल और स्फीनोर के मध्य होता है। वहीं अगला है सिंडाइलेसिस, ये वोमर और स्फीनोर अस्थि के मध्य होता है। ठीक है, सिंडाइलेसिस किसके मध्य होता है? वोमर और स्फीनोर अस्थि के मध्य। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछते हैं, एक तो सूचर जॉइंट के बारे में पूछ लेते हैं, और एक जो पूछा जा चुका है गोम्फोसिस। ठीक है, तो गोम्फोसिस जोन किस किस के मध्य होता है? दांत और एल्वुलाई, यानी एल्वुलर सॉकेट जो होती है, दांत है अपना, ठीक है, किसी भी जीव का, और उसकी सॉकेट होती है एल्वुलर सॉकेट, जिसके अंदर उसकी जो रूट्स हैं वो फिट रहती हैं, दांत उसके अंदर फिट रहता है। तो दांतों और जो एल्वुलर सॉकेट है उसकी, उसके मध्य जो जोड़ है वो क्या कहलाता है? गोम्फोसिस प्रकार का जॉइंट कहलाता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि अपना दांत भैया हिल गए, है ना, एक बार हिल जाते हैं फिर वहां समस्या पैदा हो जाती है।
है ना, दांत उखड़ने लग जाते हैं, कमजोर हो जाता है। नहीं तो सामान्य अवस्था में कैसे रहते हैं दांत, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। तो ये जोड़ कैसा है, स्थिर प्रकार का, यानी मूवमेंट नहीं पाया जाता है, अगतिशील प्रकार का। तो गोम्फोसिस जॉइंट किस किसके मध्य है, दांत और एल्वियोलर सॉकेट के मध्य है। सिंडाइलिसिस जोन किसके अंतर्गत आता है, फाइब्रस या जो क्या है सिन आर्थोडियल, यानी अगतिशील प्रकार के जोड़ों के अंतर्गत आते हैं। तो हमें यहाँ पर यह भी याद रखना है कि एम्फी आर्थोडियल के मध्य कौन कौन से जोड़ आते हैं इसके अंतर्गत, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्पाइसिस जोन। ये दोनों जॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं, एम्पी आर्थोडियल के अंतर्गत आते हैं। और सूचर जॉइंट, सिंडेस्मोसिस जॉइंट, सिंडाइलिसिस जॉइंट और गोम्फोसिस जॉइंट, ये जो चार प्रकार के जोड़ हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, सिन आर्थोडियल जॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और वहीं जो अधिकांश जोड़ हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, डाई आर्थोडियल या साइनोवियल जॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अग्रपाद के जोड़। लेकिन अग्रपाद के जोड़ के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि साइनोवियल जोड़ की स्ट्रक्चर होती क्या है, किस तरह से ये होते हैं। देखिए, जोड़ हैं दो अस्थियों के मध्य बन रहे हैं। ठीक है। मान लो ये एक अस्थि ये हो गई और दूसरी अस्थि ये हो गई। ठीक। अब इन अस्थियों की जो ये वाली सतह है जो जोड़ में सम्मिलित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं उस सतह को, अस्थि की उस सतह को आर्टिकुलर सरफेस, यानी जो संयोजन में काम आती है, जोड़ में काम आती है, क्या कहलाती है, आर्टिकुलर सरफेस कहलाती है। दूसरा, इसके ऊपर जो आर्टिकुलर सरफेस है उसके ऊपर पेरिओस्टियम अनुपस्थित होती है। पेरिओस्टियम हम किसे बोल रहे थे, अस्थि का जो बाह्यतम आवरण है वो क्या कहलाता है, पेरिओस्टियम कहलाता है। अब जो ये जो संरचना है आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर कार्टिलेज प्रकार की जो है, एक प्रकार की कार्टिलेज उपस्थित होती है आर्टिकुलर सरफेस पर, तो इसको हम बोल देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है। इस कार्टिलेज का काम क्या है कि जब जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है, या अचानक से गड्ढे में पैर चला गया, तो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है। ठीक है। और अस्थियों को आपस में भिड़ने से रोकती है। ठीक है। क्या काम करती है, अस्थियों को आपस में घिसने से रोकने का काम। ठीक। अब आर्टिकुलर सरफेस और आर्टिकुलर कार्टिलेज, अब इन अस्थियों को चारों तरफ से एक पाउच नुमा संरचना के अंतर्गत, कैप्सूल नुमा संरचना के अंतर्गत क्या रहती हैं, चारों तरफ से, मान लो इस तरह से ये दो अस्थियां हैं। ठीक है। अब इनके चारों तरफ क्या है, एक आवरण पाया जाता है। ठीक है। क्या है इनके चारों तरफ, एक आवरण है। तो इस पाउच नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कैप्सूल। इस संरचना को बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। ठीक। अब इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर एक लेयर पाई जाती है। कहां पाई जा रही है, जॉइंट कैप्सूल के अंदर है। जॉइंट कैप्सूल के अंदर चारों तरफ एक स्रावी लेयर पाई जाती है। ठीक है। स्रावी परत, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल
मेम्ब्रेन। ठीक है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम क्या है? साइनोवियल द्रव का स्राव करना। तो इस पाउचनुमा संरचना के अंतर्गत इसके अंदर साइनोवियल परत द्वारा एक तरल का स्राव किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल द्रव। इसको क्या कहते हैं हम? साइनोवियल द्रव। ठीक है। अब इस द्रव का काम क्या है, साइनोवियल द्रव का? क्योंकि ये चिकना तरल पदार्थ होता है, तो इसका काम है घर्षण को कम करना। अस्थियों के मध्य या फिर किसके, कार्टिलेज के मध्य घर्षण को कम करना। ठीक है। तो ये इसका काम है। तो इस तरह से ये संरचना क्या हो गई? एक साइनोवियल जोड़ की संरचना होती है। ठीक है। तो जो शरीर के अधिकांश जोड़ हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखिए, आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कैविटी, यानी जिस जो पाउचनुमा संरचना है, उसके अंदर जहां साइनोवियल द्रव भरा हुआ है उसी को हम क्या बोल देते हैं? आर्टिकुलर कैविटी। जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड, ये सब संरचनाएं किससे संबंधित होती हैं? एक साइनोवियल जोड़ से संबंधित होती। ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों प्रकार के जोड़ होते। अब बात करते हैं हम अग्रपाद के जोड़ों के बारे में। तो अग्रपाद के जो जोड़ हैं, पहला जॉइंट है शोल्डर जॉइंट। पहला जॉइंट कौन सा हो गया? शोल्डर जॉइंट। ठीक। अब शोल्डर जॉइंट किस किस के मध्य बनता है? स्कैपुला। ठीक है। और दूसरी अस्थि हो जाती है कौन सी? ह्यूमरस। अब स्कैपुला की कौन सी संरचना होती है? जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। और ह्यूमरस की कौन सी संरचना होती है? हेड। तो ह्यूमरस का तो हेड और स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी, ये मध्य जो जोड़ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? शोल्डर जॉइंट कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस का हेड। ठीक है। दूसरा जॉइंट है कौन सा? एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट कौन सा? कोहनी वाला जोड़, ये वाला। तो यहां पर कौन कौन सी अस्थियां शामिल हो रही हैं अपने इस जोड़ में? ऊपर की तरफ ह्यूमरस का डिस्टल एंड यानी दूरस्थ सिरा, और ये कौन सी हो गई यहाँ पर? रेडियस और अल्ना। इन दोनों का क्या होता है? निकटस्थ सिरा शामिल होता है। ठीक है। तो रेडियस अल्ना, सॉरी, ह्यूमरस का दूरस्थ सिरा और रेडियस अल्ना का निकटस्थ सिरा। ठीक है। अगला जॉइंट है नी जॉइंट। नी जॉइंट कौन सा है अपना? रिस्ट वाला, कलाई वाला। यहां पर कौन सी अस्थियां शामिल होती हैं? रेडियस अल्ना का दूरस्थ सिरा, और दूसरे जो होती हैं ये मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स और रेडियस अल्ना के बीच में छोटी छोटी अस्थियां शामिल होती हैं, दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कार्पल अस्थियां। इसी प्रकार से पिछले पैर में, पश्चपाद में, जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, कौन कौन सी के मध्य में? यानी वहां पर कौन सी होगी? यहाँ पर तो कौन सी होगी? रेडियस अल्ना हो गई। वहां पर होती है टिबिया और फिबुला। और दूरस्थ सिरे पर मेटाकार्पल को बोला जाता है मेटाटार्सल। और इसी प्रकार से इन छोटी छोटी अस्थियों को यानी कार्पल्स को पिछले पैर में कहा जाता है टार्सल्स। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अग्रपाद की। तो यहाँ पर जो नी जॉइंट है वहां पर रेडियस अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ठीक है, ये उपस्थित होती है। ठीक है। यानी रेडियस अल्ना भी आ गई, कार्पल्स भी आ गई जो कि दो पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, और मेटाकार्पल्स भी आ गई। तो इस प्रकार के जोड़ों को, जहां पर दो से अधिक प्रकार की अस्थियां शामिल होती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? संयुक्त जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त जोड़। इसी प्रकार से ये भी क्या आ जाएगा? संयुक्त जोड़ के अंतर्गत आ जाएगा।
क्योंकि यहां भी ह्यूमरस तो हो गई, लेकिन रेडियस अल्ना भी होती है। दो से अधिक अस्थियां यहां पर शामिल होती हैं। यानी जोड़ों की बात करें हम, तो ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अल्नर, ठीक है। दो ह्यूमरस जो है रेडियस के साथ भी जॉइंट बनाता है और अल्ना के साथ भी जोड़ बना रहा है। तो ये भी क्या है, संयुक्त प्रकार का जोड़ है। और नी जॉइंट भी किसके अंतर्गत आता है, संयुक्त जोड़ के अंतर्गत आता है। अगला है फैटलॉक जॉइंट। तो मेटाकार्पल्स और प्रथम अंगुलास्थि के बीच का जो जॉइंट है फैटलॉक। इसी प्रकार से फर्स्ट फैलेंक्स और सेकंड फैलेंक्स के बीच पेस्टर्न। और तीसरा है सेकंड फैलेंज और थर्ड फैलेंज के बीच का जॉइंट कॉफिन जॉइंट, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, फैटलॉक, पेस्टन और कॉफिन, ठीक है। ये हो गए अपने लास्ट के तीन joint। और शुरू के शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि इस जॉइंट में क्या उपस्थित होती हैं, कार्पल्स उपस्थित होती हैं, इसलिए इसको कार्पल्स जॉइंट, कार्पल जोड़ भी कह दिया जाता है। अब इनके जो जॉइंट के मूवमेंट है उसके आधार पर बात करें तो किस प्रकार का है ये, क्योंकि जो ग्लिनोड कैविटी है वो किसकी तरह कार्य करती है, सॉकेट की तरह कार्य करती है, ठीक है। यहां पर सॉकेट की तरह कार्य कौन कर रहा है, ग्लिनोड कैविटी। और बॉल की तरह कौन कार्य कर रहा है, ह्यूमरस का हेड। ह्यूमरस का हेड किसकी तरह कार्य करता है, बॉल की तरह। तो इसको जोड़ को हम बोल देते हैं बॉल एंड सॉकेट। और इसका जो मूवमेंट है वो कैसा, पॉलीएक्सियल, यानी किसी भी अक्ष पर मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, किसी भी एंगल पर ये घूम सकता है। तो इस तरह से सॉकेट के अंदर बॉल घूम रही है तो ये क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट, यानी किसी भी तरह से घुमाओ। जिस तरह से एक अंदर ही अंदर किसी भी खांचे में जो बॉल घूमती है वो किसी भी प्रकार से घूम जाती है, तो ये किस प्रकार का जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट प्रकार का। तो पॉली एक्सियल प्रकार का मूवमेंट इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। यानी किसी भी एक्सिस पर, एंगल पर ये जो है मूवमेंट हो सकता है, ठीक। बाकी के जितने भी ये जोड़ हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हिंज जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिंज जॉइंट, या इसी को हम बोल देते हैं कब्जा संधि। इसको क्या कहते हैं हम, कब्जा संधि। जैसे अपनी कोहनी वाला जोड़ है, ठीक है, ये एक लिमिट तक तो क्या है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या आ गई, रुकावट आ गई। इस तरह से किवाड़ होता है ना, घरों में हम किवाड़ लगाते हैं, तो किवाड़ कहाँ पर है भाई, हम दरवाजे को लगाते हैं, आगे की तरफ लॉक हो गया और पीछे की तरफ हम दीवार से आगे उसको अंदर नहीं खोल सकते। और जहां आगे की तरफ क्या होती है, चौखट होती है, वहां से आगे हम उसको आगे नहीं ले जा सकते। तो एक प्रकार से क्या है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जो हिंज प्रकार के जॉइंट हैं, कब्जा संधि हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, मतलब एक लिमिट तक इसके अंदर मूवमेंट पाया जाता है। तो वो मूवमेंट किस प्रकार का है, एक्सटेंशन और फ्लेक्जन। कौन सा है, एक्सटेंशन और फ्लेक्जन। यानी एक्सटेंशन किसे कहेंगे, फ्लेक्जन किसे कहेंगे। जैसे ये दो अस्थियां हैं, ह्यूमरस हो गई और आगे की तरफ रेडियस अल्ना हो गई, ठीक है। तो यहां पर जब हम मूवमेंट होता है इसके अंतर्गत, तो एक जोड़ पर ये दोनों जुड़ी हुई हैं, ये जॉइंट है। तो अब ये जॉइंट क्या हो रहा है भाई, ये अस्थियां हैं जो रेडियस अल्ना है, ये कहाँ जा रहे हैं, इससे दूर जा रही हैं, ठीक है। इनके एक सिरे तो जुड़े हुए हैं, दूसरे सिरे क्या आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इनके मध्य जो एंगल है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एंगल, यानी दो अस्थियों के मध्य एंगल इंक्रीज होता है तो वह जोड़ क्या कहलाता है, एक्सटेंशन प्रकार का कहलाता है। और जब दो अस्थियां ने जो जोड़ है उसकी जो दो अस्थियां उनके मध्य एंगल डिक्रीज होता है, कोण कम होता है, तो वो क्या कहलाता है, फ्लेक्जन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी की जितनी भी ये अस्थियां हैं इनके मध्य जो मूवमेंट पाया जाता है वो किस प्रकार का है, एक्सटेंशन और फ्लेक्जन प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। देखिए मूवमेंट के बारे में बात करें हम, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मूवमेंट किसे कहते हैं, जब जोड़ की या संधि की दो अस्थियों के मध्य
कोण क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता है, तो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। और वहीं हम फ्लेक्जन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जोड़ की दो अस्थियों के मध्य कोण कम होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, कम होता है, तो क्या कहलाता है, फ्लेक्जन। एंड एक्सटेंशन मींस प्रसार, और फ्लेक्जन मींस माने उसका मतलब पास पास आ रहे हैं दोनों एंगल, कम हो रहा है एंगल। इसी तरह से एक मूवमेंट होता है अडक्शन। अडक्शन किसे कहते हैं, जिस तरह से अपनी ये हाथ है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, या फिर शरीर की मध्य रेखा है इस तरह से। अब इस मध्य रेखा से मेरा हाथ कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये क्या आ रहा है, पास आ रहा है। इस तरह से पैर को ले जाएं हम, तो साइड में हम हटाएं, तो पैर कहां जा रहा है, दूर जा रहा है मध्य रेखा से। और एक होता है मध्य रेखा की ओर आ रहा है। तो जब कोई अस्थि मध्य रेखा से दूर गति करती है, ठीक है, जो अडक्शन, और एक होता है अबडक्शन। अडक्शन में शरीर की अस्थि मध्य रेखा की ओर गति करती है। मार साहब हम सही से देख ना रहो, पेन चेंज कर लो। और अबडक्शन में क्या होता है, शरीर की अस्थि मध्य रेखा से दूर गति करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार प्रकार के मूवमेंट यहां पर होते हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन, अबडक्शन, अडक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं पश्चपाद के जोड़ों के बारे में। पिछले पैर में पहला जॉइंट हिप जॉइंट हो गया। हिप जॉइंट किस किस के मध्य बनता है, पेल्विक जो बोन है, ठीक है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। एल्टी कौन पड़ेगा? तो इलियम इस्चियम प्यूबिस तीनों मिलकर के एक कैविटी का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी। क्या कहते हैं उसे, एसिटाबुलम कैविटी। तो एसिटाबुलम कैविटी किसका भाग है, पेल्विक बोन का। ठीक, और दूसरा हो गया फीमर का हेड। फीमर का क्या हो जाता है यहाँ पर, हेड। तो फीमर का हेड और एसिटाबुलम कैविटी के मध्य जो जोड़ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट कहते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अग्रपाद में था ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के मध्य पॉली एक्जियल प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, और जोड़ का टाइप था बॉल एंड सॉकेट प्रकार का। इसी प्रकार से पश्चपाद में हिप जॉइंट जो है पॉली एक्जियल प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, और जो जोड़ बनता है वो बॉल एंड सॉकेट प्रकार का बनता है। उसी प्रकार से स्टेपल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस किस के मध्य बनता है, फीमर डिस्टल एंड हो गया, टिबिया फिबुला का निकटस्थ सिरा हो गया, और तीसरी बोन आ जाती है यहाँ पर कौन सी, पटेला। तो ये आपको याद रखना है कि पटेला बोन कौन से जोड़ में पाई जाती है, स्टेफल जॉइंट में पाई जाती है। हिंज प्रकार का जोड़ होता है, और मूवमेंट होता है एक्सटेंशन और फ्लेक्जन। उसी प्रकार से हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट क्योंकि यहाँ पर जो है पश्चपाद में गाय भैंस की हम बात करें, जो फिबुला है वो कम विकसित पाई जाती है या रूडिमेंट्री पाई जाती है। गाय भैंस में रूडिमेंट्री रहती है, घोड़े में कम विकसित होती है। ठीक है, डिस्टल थर्ड तक पहुंचती है केवल। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्टल एंड पर, क्योंकि निकटस्थ सिरे पर तो हम फिबुला की बात कर रहे हैं, क्योंकि निकटस्थ सिरे पर ये उपस्थित होती है, लेकिन दूरस्थ सिरे तक ये नहीं पहुंचती है। इसलिए दूरस्थ सिरे पर कभी भी हम फिबुला की बात नहीं करते। केवल कौन सी बोन आ रही है दूरस्थ सिरे पर, टिबिया।
उसके बाद जो वहां पर छोटी छोटी अस्थियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अग्र पाद में हम जिनको कार्पल्स बोल रहे थे, पश्च पाद में उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, टार्सल्स बोल देते हैं। ठीक है, और आगे आ जाते हैं फिर मेटाटार्सल्स। तो ये इस तरह से हॉक जॉइंट बनता है, इन प्रकार का है, एक्सटेंशन फ्लेक्जन मूवमेंट इसमें पाए जाते हैं। और ये दोनों ही जोड़ जो हैं किस प्रकार के होते हैं, संयुक्त प्रकार के जोड़ की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अग्रपाद की तरह फैटलॉक, पेस्टन, कॉफिन। फैटलॉक जॉइंट मेटाकार्पल और प्रथम अंगुलास्थि, पेस्टन जॉइंट प्रथम अंगुलास्थि और द्वितीय अंगुलास्थि के मध्य, कॉफिन जॉइंट सेकंड और थर्ड अंगुलास्थि के मध्य बनता है। जॉइंट के प्रकार की बात करें तो हिंज प्रकार का होता है, और मूवमेंट की बात करें तो एक्सटेंशन और फ्लेक्जन प्रकार का मूवमेंट इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो इस तरह से ये अग्रपाद और पश्चपाद के जोड़ यहाँ पर होते हैं। ठीक, आगे बात करें हम और कौन कौन से जोड़ हैं। देखिए, ये साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात हो गई अपनी, बोन हो गई, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गई, और इसके अलावा आर्टिकुलर कैप्सूल हो गया, यानी जिसको हम जॉइंट कैप्सूल बोल देते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई रेड रेड वाली अंदर, ये जॉइंट कैविटी हो गई, और इसी के अंदर क्या भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई किसके बारे में, अपनी साइनोवियल जोड़ के बारे में। हाँ, हम बात कर रहे थे स्टेफल जॉइंट पर। स्टेफल जॉइंट पर कौन सी अस्थि होती है, पटेला। ठीक है, तो स्टेफल जॉइंट पर जो फीमर है, ठीक है, फीमर के आगे वाले भाग पर इस तरह से यहां पर क्या पाई जाती है, पुली के समान संरचना पाई जाती है। इसमें फीमर के दूरस्थ सिरे पर ये वाली दिखाई दे रही है। तो इसी के ऊपर जो टेला है, ठीक है, वह मूवमेंट करती है। ठीक, जो दूरस्थ सिरा है, दूरस्थ सिरा आगे से कैसा रहता है, इसमें अ, इसको क्या बोलते हैं हम, पुली के समान स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रोकलिया। इन ट्रोकलिया के ऊपर ही यह पटेला क्या करती है, मूवमेंट करती है। गाय भैंस में जो पटेला है वो कैसी है, त्रिकोणाकार। ठीक है, जबकि घोड़े में जो ये पटेला दिखाई दे रही है, ये कैसी है, चतुष्कोणी। ठीक, तो ये चीज याद रखनी है कि जो पटेला है वो कौन से जोड़ पर उपस्थित होती है, स्टेपल जॉइंट पर होती है, और ट्रोकलिया के ऊपर ये मूवमेंट करती है। और गाय भैंस में जो है पटेला त्रिकोणाकार है, और घोड़े में कैसी होती है, ये चतुष्कोणीय। अब देखिए, तो ये तो बात हो गई अपनी अग्रपाद और पश्चपाद के बारे में। एक मिनट। हाँ जी, बात करते हैं कि जो कशेरुदंड है, ठीक है, गाय भैंस में एक लिगामेंट पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। क्या कह रहे हैं जैसे हम, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सुप्रा माने सबसे ऊपर, स्पाइनस किससे संबंधित है, कशेरुकाओं से। तो जो कशेरुकाएं हैं उनमें उनका जो डोर्स स्पाइन है, ठीक है, वह क्या कहलाता है उनका, यानी सबसे ऊपरी स्पाइन हो गया, तो उसी को हम बोल रहे हैं सुप्रा स्पाइन। तो उन सभी सुप्रा स्पाइन को जोड़ने वाला जो लिगामेंट है, ठीक है, कहां से, ऑक्सीपिटल से लेकर के सैक्रम तक, यानी प्रथम सर्वाइकल कशेरुका से लेकर कहां तक, सैक्रम तक। और किसको जोड़ रहा है, सभी कशेरुकाओं की जो डोर्सल स्पाइन है, या जो ऊपर जो निकले हुए प्रवर्त हैं स्पाइन के, उन सभी स्पाइन को ये जोड़ता है। तो इस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट का काम क्या है,
बोन को बोन से जोड़ना, अस्थि को अस्थि से जोड़ना। तो ये क्या कर रहा है, कशेरुक की सभी कशेरुकाओं को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। किसके द्वारा जोड़ रहा है, उनके सुप्रास्पाइन को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, कशेरुक दंड के कशेरुदंड की कशेरुकाओं के, ठीक है, डोर्सल स्पानिया, डोर्सल स्पाइन को जोड़ता है। अब यदि इसके देखा जाए तो इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है सर्वाइकल भाग और एक होता है थोरेकोलंबर भाग। यानी सर्वाइकल भाग, गर्दन वाले भाग में जो उपस्थित होता है लिगामेंट, उसको तो बोल देते हैं हम सर्वाइकल भाग। और बाकी का जो पीछे का भाग है, यानी थोरेक्स वाला भाग और लंबर वाला भाग, उसको हम संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, थोरेकोलंबर लिगामेंट बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि जो सर्वाइकल भाग का लिगामेंट है उसको हम कहा कहते हैं लिगामेंटम न्यूके। इस नाम से जाना जाता है, लिगामेंटम न्यूके के नाम से जाना जाता है। और ये जो लिगामेंटम न्यूके है, शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट है। लिगामेंटम न्यूके जो है शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से किसको साधने का काम करता है, गर्दन को साधने का काम करता है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये बोझा ढोने वाले जानवरों में अधिक विकसित होता है। बोझा ढोने वाले जानवरों में अधिक विकसित, क्योंकि जो बोझा ढोने के लिए रखा जाता है वजन, पूरा भार कहाँ तक, गर्दन के ऊपर आता है। क्योंकि उस गाड़ी को जो खींचता है जानवर, किसकी सहायता से खींचता है, गर्दन के ऊपर जब पूरा वजन आता है उसी से खींचता है। तो इसलिए गर्दन की जो लिगामेंट है यह वहां पर सबसे मजबूत पाया जाता है। ठीक है, किस तरह से है देख, इस तरह से जो ये जानवर दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो रेड रेड वाला पूरा लिगामेंट दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है, पूरा क्या हो गया ये, लिगामेंटम, सॉरी सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। और इसका जो गर्दन वाला भाग है ये क्या कहलाता है, इसका पूरा लिगामेंटम न्यूके। ठीक है, यहाँ पर जो गर्दन की कशेरुकाओं को, क्योंकि ये विकसित पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी को ये जोड़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल क्षेत्र वाले को लिगामेंटम न्यूके के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब कुछ और लिगामेंट हैं, जैसे लिगामेंटम फ्लेवा। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट ने क्या किया कि जितनी भी कशेरुकाएं हैं उनके डोर्सल स्पाइन को जोड़ दिया। अब लिगामेंटम फ्लेवा क्या करता है कि जो कशेरुकाएं हैं, जितनी भी कशेरुकाएं हैं उनकी आर्च को जोड़ने का काम करता है, यानी जो न्यूरल रिंग है उसको जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंटम फ्लेवा। यानी दोनों किससे संबंधित हैं, कशेरुकाओं से संबंधित होते हैं। कशेरुकाओं के डोर्सल स्पाइन को किसने जोड़ दिया, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट ने जोड़ दिया। अब उनकी जो आर्च है, ठीक है, जो क्या पूरी न्यूरल रिंग जो होती है प्रत्येक कशेरुका की, जिसमें होकर के मेरुरज्जु निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसमें स्थित रहती है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंटम लीवा। ठीक, नेक्स्ट है राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट कहाँ पाया जाता है, यह जो फीमर, ठीक है, फीमर अस्थि के अंदर हमने बात की थी कि फीमर के हेड पर एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फोविया कैपेटिस। ठीक, और फीमर का हेड किस में स्थित होता है, एसिटाबुलम कैविटी में स्थित होता है। तो एसिटाबुलम कैविटी और फीमर के हेड के मध्य यह राउंड लिगामेंट क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, किस किस के मध्य है, फोविया कैपेटिस, फोविया कैपेटिस का मतलब क्या हो गया, फीमर, और एसिटाबुलम कैविटी जो कि पेल्विक बोन का भाग है, ठीक है, उसकी कैविटी है। तो फोविया कैपेटिस किससे संबंधित है, यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि फीमर व एसिटाबुलम कैविटी।
के मध्य ये राउंड लिगामेंट पाया जाता है। इसी प्रकार से कोटिलॉइड लिगामेंट, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? एसिटाबुलम कैविटी में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? मान लो कि ये एसिटाबुलम कैविटी है इस तरह से, ठीक है, ये क्या हो गई? एसिटाबुलम कैविटी, ये इसके किनारे हो गए पूरी गोलाई वाले। तो अब इसके किनारे किनारे पर इस तरह से, ठीक है, क्या पाया जाता है? कोटिलॉइड लिगामेंट पाया जाता है। अब ये जब ऊपर की तरफ पाया जाएगा तो क्या होगा? इसके किनारे बन जाएंगे, थोड़े से ऊंचे उठ जाएंगे और इस एसिटाबुलम कैविटी की गहराई बढ़ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि एसिटाबुलम कैविटी में ये पाया जाता है उसके किनारों पर, और गहराई को बढ़ाने का काम करता है। तो कोटिलॉइड लिगामेंट की वजह से, ठीक है, क्या होता है? जो एसिटाबुलम कैविटी है उसकी गहराई बढ़ जाती है। अगला इंपॉर्टेंट, चेक लिगामेंट, जिसको हम एसेसरी लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहली चीज तो किसमें पाया जाता है? ये घोड़े में पाया जाता है। दूसरी चीज, घोड़े में कहाँ पाया जाता है? हिप जॉइंट में पाया जाता है। अब इसका काम क्या है कि जो घोड़ा है, ठीक है, वह लात कहाँ मारता है? पीछे की तरफ मारता है, साइड में नहीं मारता, ठीक है। तो घोड़े में लात को साइड में मारने से रोकने के लिए, तो इसका काम क्या हो गया? यानी इसके कारण जो एसेसरी लिगामेंट है उसके कारण घोड़ा साइड में लात नहीं मारता है, पीछे की तरफ ही मारता है। तो मेन चीज क्या हो गई? ये घोड़े में पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट, ये हिप जॉइंट के अंदर पाया जाता है। इसका काम हो गया क्या कि घोड़ा इसकी वजह से साइड में लात नहीं मार पाता है, ठीक है। तो अपने लिगामेंट कौन कौन से हो गए? सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, जिसने सभी जो शिरकाएं हैं उनके डोर्सल स्पाइन्स को जोड़ा। इसके दो भाग हो गए, सर्वाइकल भाग, थोरेकोलम्बर भाग। सर्वाइकल भाग का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम न्यूके। और जो लिगामेंटम न्यूके है यह शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट होता है ना। दूसरा हो गया लिगामेंटम फ्लेवा, जो कशेरुदंड की कशेरुकाएं हैं उनकी आर्च को जोड़ने का काम करता है। राउंड लिगामेंट, फोविया कैपेटिस और एसिटाबुलम। फोविया कैपेटिस यानी फीमर अस्थि का हेड, और एसिटाबुलम कैविटी के मध्य, उनको जोड़ने का काम करता है। कोटिलॉइड कैविटी एसिटाबुलम कैविटी की गहराई को बढ़ाता है। चेक लिगामेंट घोड़े में पाया जाता है, हॉक जॉइंट में पाया जाता है, और घोड़े में साइड की लात को मारने से रोकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? अलग अलग प्रकार के लिगामेंट्स के बारे में। अब देखो कुछ और जॉइंट जो कि कशेरुकाओं के मध्य उपस्थित होते हैं। एक होता है यस जॉइंट और एक होता है नो जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हम यस बोलते हैं, ठीक है, किसी की हाँ में हाँ मिलाने को हम क्या बोलते हैं? यस बोलते हैं। यस में इस तरह से गर्दन को हिलाया जाता है, और रो में गर्दन को किस तरह से हिलाया जाता है? इस तरह से। उसी के आधार पर इन जॉइंटों को नाम दिया गया है कि जब हम इस तरह से मूवमेंट होता है हमारी गर्दन में, तो यह मूवमेंट कौन कौन सी अस्थियों के मध्य हो रहा है, कौन कौन सी कशेरुकाओं के मध्य हो रहा है। इसी तरह से जो ये मूवमेंट हो रहा है नो जॉइंट में, हम जब नो करते हैं किसी को, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन कौन सी अस्थियों के मध्य हो रहा है। तो यस जॉइंट की बात करें हम, तो ये किस किस के मध्य होता है? ऑक्सीपिटल अस्थि और एटलस के मध्य, ठीक है। ऑक्सीपिटल अस्थि के क्या होते हैं? कॉन्डाइल्स, जो कि स्कल की बोन है, ठीक है, पीछे की तरफ उस ऑक्सीपिटल के दो कॉन्डाइल्स होते हैं, और जो किससे जुड़े होते हैं? एटलस के साथ, ठीक। जिसकी वजह से जो गर्दन है केवल इस तरह से हिलती है, यानी यस में हिलती है, क्योंकि दो कॉन्डाइल हैं। पूरी तरह से गर्दन इस तरह से मूवमेंट नहीं कर सकती, नहीं तो कॉन्डाइल टूट जाएंगे और जीव की मृत्यु हो जाएगी, ठीक। इस तरह से जो यस जॉइंट है वो दो अस्थि हैं, ऑक्सीपिटल और एटलस। इसलिए इस जॉइंट को क्या बोल देते हैं? एटलांटो ऑक्सीपिटल जोड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जॉइंट का प्रकार कौन सा होता है इसमें? हिंज प्रकार का। तो यस जॉइंट, ऑक्सीपिटल और एटलस। एटलस को किस नाम से जाना जाता है? C1 के नाम से जाना जाता है, और एक्सिस को C2 के नाम से जाना जाता है। एटलस को हम क्या बोल देते हैं? C1 कह देते हैं, यानी फर्स्ट सर्वाइकल, और एक्सिस को हम बोल देते हैं C2।
तो ऑक्सीपिटल अस्थि और एक्सिस के मध्य प्रथम सर्वाइकल कशेरुका के मध्य जो जॉइंट है वो कौन सा है? यस जॉइंट है, जिसको एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो जॉइंट का मूवमेंट है वो कौन सा है? मूवमेंट का प्रकार हिंज जॉइंट, हिंज प्रकार का है। यानी एक जिस तरह से कब्जा संधि की तरह ही इसके अंदर एक लिमिट तक मूवमेंट पाया जाता है, उससे ज्यादा ये मूवमेंट नहीं कर सकते। दूसरा है नो जॉइंट, यानी हम क्या करते हैं, इस तरह से मना करते हैं। तो ये किस किस के मध्य होता है? ये एटलस और एक्सिस के मध्य होता है। इसमें जो एटलस है वो किसके ऊपर घूमती है? एक्सिस के ओडोंटॉइड प्रोसेस के ऊपर घूमती है। तो हम बोल सकते हैं एटलस एक्सिस के ओडोंटॉइड प्रोसेस पर घूमती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये C1 एंड C2 के मध्य। तो C1 और C2 के मध्य जो जोड़ बनता है वो कौन सा होता है? नो जॉइंट होता है। ठीक है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। और इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? पाइवोट प्रकार का मूवमेंट क्या है? तो नो जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो कौन सा है? पाइवोट प्रकार का होता है। ठीक है, पाइवोट मूवमेंट किसे कहते हैं? जब एक अस्थि किसी अस्थि के प्रवर्त के ऊपर इस तरह से घूमती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पाइवोट प्रकार का मूवमेंट। अब अगले कुछ जॉइंट्स हैं इंटर न्यूरल। तो जो कशेरु दंड की जो कशेरुकाएं हैं उनकी आर्च और प्रोसेस के मध्य जितने भी जोड़ बनते हैं, यानी कशेरुकाओं के क्या होते हैं? यानी ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, जो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उनके मध्य जो आर्च और प्रोसेस है उनके मध्य जितने भी जोड़ बनते हैं हम उनको क्या बोल देते हैं? इंटरन्यूरल जॉइंट कहते हैं। अगला है कोस्टो वर्टिब्रल। ठीक है, कोस्टो शब्द पसली के लिए हो गया, वो पसली और वर्टिब्रल यानी कशेरुकाएं, पसली और कशेरुकाओं। ठीक है, पसली और कशेरुकाओं, ये मध्य जो जोड़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोस्टो वर्टिब्रल। उसी प्रकार से कोस्टो पसली और सेंट्रल किसका भाग है? जो कशेरुकाओं का ठोस बेलनाकार भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रम बोलते हैं। उसके मध्य का जो जोड़ है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोस्टो सेंट्रल। इसी प्रकार से कोस्टो ट्रांसवर्स जिसे कहेंगे, यानी जो पसली का ट्यूबरकल हो गया। ठीक है, और कशेरुकाओं के पार्श्व प्रवर्त। कशेरुकाओं के पार्श्व प्रवर्त किस तरह से? देखो एक बार देखते हैं इसमें है तो कुछ। अरे, नहीं है इसमें, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो पसलियों के तो क्या हो गए? ट्यूबरकल हो गए, और कशेरुकाओं के पार्श्व प्रवर्त उनके मध्य जो जोड़ बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोस्टो ट्रांसवर्स बोलते हैं। कोस्टोकॉन्ड्रल पसली और स्टर्नम की कोस्टल कार्टिलेज के मध्य। ठीक है, जो जोड़ है उनको कोस्टोकॉन्ड्रल बोलते हैं। पसली और स्टर्नम के मध्य को जोड़ को क्या बोलते हैं? हम कोस्टो स्टर्नम के नाम से जानते हैं। देखो कोस्टोकॉन्ड्रल की बात करें क्योंकि इसमें पसली आ रही है। ठीक है, कोस्टोकॉन्ड्रल माने स्टर्नम, जो स्टर्नम है उसकी कार्टिलेज। किस तरह से? यहां पर ये क्या आ रही है? पसली आ रही है, और यहाँ पर क्या हो गई? स्टर्नम की कार्टिलेज हो गई। तो यहाँ पर जो जोड़ बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टो कार्टिलेजनस प्रकार का जोड़ बोलते हैं। यहाँ इसको जैसे कॉन्ड्रल शब्द है वो कार्टिलेज हो गई, और कोस्टो मीन्स पसली हो गई। तो पसली और बीच में क्या हो गई? कार्टिलेज। तो ये जो जो जॉइंट है, यानी पसली और स्टर्नम से जुड़ने से पहले किससे जुड़ती है? पसली कार्टिलेज से जुड़ती है। तो उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोस्टो कॉन्ड्रल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और पसली और साथ में वहां पर क्या आ गई? कार्टिलेज भी आ गई और स्टर्नम भी आ गया। तो जहां तीनों चीजें शामिल हो गई, यानी पसली भी हो गई, बीच में कार्टिलेज भी आ रही है और स्टर्नम भी आ गया, तो वो पूरा जोड़ क्या कहलाता है? कोस्टो स्टर्नल जॉइंट कहलाता है।
जैसे बात करें यहीं पर, देखो पसली आ रही है, ये स्टर्नम हो गया और बीच में क्या आ गई, ये कार्टिलेज भी आ गई। तो ये जो पूरा जोड़ है ये क्या कहलाएगा, कोस्टोस्टर्नल कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के जोड़ होते हैं। ये अभी हमने बात की कि किसी एक अक्ष पर यानी ओडोंटोड प्रोसेस के ऊपर जो एटलस है वो घूमती है, उसे हम क्या बोल रहे थे, जो पाइवोट प्रकार का मूवमेंट उसमें पाया जाता है, एटलांटो एक्सिस, उसे जोड़ बोल रहे थे। ठीक है, यानी नो जॉइंट उसे हम कह रहे थे, जो पाइवोट प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो जितने भी जोड़ हैं अपने वो समाप्त होते हैं। अब इसमें एक आगे छोटा सा टॉपिक है स्किन का, कि जो त्वचा है, त्वचा के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, देखो त्वचा जो है मुख्य रूप से दो लेयर से बनी होती है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जो हमें दिखाई दे रही है, ये कहलाती है एपिडर्मिस, और इसके नीचे जो मोटी लेयर है वो कहलाती है डर्मिस, और इसके नीचे भी एक वसीय ऊतक होता है, वसीय ऊतक की लेयर होती है जिसे कहते हैं हम हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो त्वचा की मुख्य रूप से कौन कौन सी परतें हो गई, ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, एपी मींस ऊपर किसके, डर्मिस के, जबकि बीच वाला जो मुख्य भाग है जो वास्तविक त्वचा है जिसको हम क्या बोलते हैं वास्तविक त्वचा, वो क्या होती है, डर्मिस होती है। कौन सी होती है, डर्मिस। इसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक त्वचा के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर की जो लेयर है वो कहलाती है एपिडर्मिस, और डर्मिस के नीचे जो होती है वसीय ऊतक की, उसे बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, इसके नीचे जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस। वसीय ऊतक की परत, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है, हाइपोडर्मिस के नाम से जानी जाती है। अब यहां पर हम मुख्य रूप से जो बात करते हैं वो करते हैं इसकी एपिडर्मिस लेयर की, क्योंकि एपिडर्मिस की लेयर में मुख्य रूप से 5 लेयर पाई जाती है। ठीक है, कितने स्तर पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, 5 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यही एपिडर्मिस यानी नीचे से सबसे पहले स्तर जो ग्रो करता है, जिसे हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। ठीक है, तो वो नीचे से कोशिकाएं उसमें बनती रहती हैं, ऊपर की तरफ आती रहती हैं, और ऊपरी सतह से, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे बाहरी स्तर है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, वह उस स्तर की कोशिकाएं हमारे शरीर से बढ़ती रहती। ठीक है, अब देखिए किस तरह से होती हैं, बात करें हम बात कर रहे हैं कि सबसे अंदर यानी नीचे से हम बात कर रहे हैं, कि नीचे से सबसे पहले नीचे लेयर कौन सी होती है एपिडर्मिस की, उसके ऊपर कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी है, सबसे नीचे की लेयर होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, इसमें हम बात करें जो ये वाली लेयर है यहां तक की, ये क्या कहलाती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहलाती है, जिसे हम स्ट्रेटम बेसल के नाम से भी जानते हैं। ये सिंगल लेयर होती है, यानी एकल कोश की है, यानी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी रहेंगी, एक ही लेयर में रहेंगी। या तो ये घनाकार हो सकती हैं या स्तंभाकार। घनाकार से मतलब है कि इस तरह से जिनकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहती है, यानी ऊंचाई और चौड़ाई। स्तंभाकार यानी जिनकी ऊंचाई अधिक रहेगी, तो यानी किसी भी प्रकार की घनाकार भी हो सकती है और स्तंभाकार प्रकार की कोशिकाएं भी इसके अंदर हो सकती हैं इस लेयर में। ठीक, और ये लगातार इनमें क्या चलता रहता है, लगातार विभाजन, और विभाजित होकर के जो पुरानी वाली लेयर है वो ऊपर पहुंचती रहती है। ठीक है, अब इन्हीं कोशिकाओं के बीच बीच में, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मिलेनोसाइट। इन्हीं प्रकार की त्वचाओं क्या बोलते हैं हम, मिलेनोसाइट प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में पाई। अब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के ऊपर दूसरा स्तर होता है। इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं वह कैसी होती हैं, बहुकोणीय, यानी जैसे ये नहीं कि भाई चतुष्कोणीय हो गई या फिर मतलब जैसे स्तंभाकार हो गई, मतलब किसी भी शेप में हो सकती हैं, आड़ी टेढ़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी एक तरह से क्या बनते हैं, इनके किनारों से कांटेनुमा प्रवर्ध बनते हैं। इसीलिए इस स्तर को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम
सकते हैं, क्योंकि बहुकोणीय बनने के कारण इस स्तर की कोशिकाओं में, जैसे मान लो ये बन गई इस तरह से, तो कंटक रूपी प्रवर्ध यहाँ पर बन जाते हैं। कंट इस प्रकार की कोशिकाओं में कांटेनुमा प्रवर्ध पाए जाने के कारण, बहुकोणीय होने के कारण क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहते हैं। और यह एक स्तर मोटा नहीं होता, यह बहुकोशिकीय स्तरीय मोटा होता है, यानी इसमें एक से अधिक स्तर यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ तक जो है, ठीक है, ये सब पूरा कौन सा है, ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कौन सा हो गया, ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम में स्पाइन माने कंटक, यानी क्या पाए जाएंगे, कंटक किसके रूप में पाए जाएंगे, कोणों के रूप में, ठीक है। तो कंटक नुमा प्रवर्ध यहाँ पर क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और इन कोशिकाओं को, जो कंटक रूपी कोशिकाएं हैं, इनको हम बोलते हैं प्रिकिल सेल। किस नाम से जाना जाता है इनको, प्रिकिल सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कांटे, प्रिकिल मीन्स कांटे। अब इस स्तर के ऊपर जो स्तर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार के जो कोशिकाएं हैं, इनमें अंदर ये क्या है, डॉट डॉट से कुछ पदार्थ है, कण है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ग्रेनुल्स माने कण, ठीक है। विषम कोणीय तो है ही है ये, लेकिन इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक विशेष प्रकार के इनके कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस स्तर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कहते हैं। और ये जो कण होते हैं, इसके बने होते हैं केराटोहाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो कण हैं इसके अंदर, वो किसके हैं, केराटोहाइलिन के। इसके कोशिका द्रव्य में जो पाए जाते हैं वो कौन सी है, केराटोहाइलिन पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है, ठीक। अब देखिए, इस स्तर से ऊपर का जो स्तर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कण इनकी कोशिकाओं में नहीं है। यहाँ बात करें तो स्तर है ये भी बहुस्तरीय मोटा होता है, ऊपर वाला भी बहुस्तरीय मोटा होता है, और ये भी बहुस्तरीय है ना। तो यहाँ पर बात करें तो जो कौन सा है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कण नहीं है, उसका द्रव बिल्कुल साफ होता है, ठीक है। और ये कोशिकाएं कैसी हो गई, पहले की बजाय पतली हो गई। तो स्ट्रेटम जो ल्यूसिडम है, पतली पारदर्शी परत पाई जाती है इसके अंदर कोशिका द्रव की, ठीक है। और कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, चपटी। और इसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है इलाइडीन, ये याद रखने वाली बात है। जबकि स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में कौन सा पदार्थ पाया जा रहा है, ब्रेटोहाइलिन पाया जाता है। और यहाँ जो स्वच्छ पारदर्शी जो जीव द्रव है वो किसकी वजह से है, इलाइडिन की वजह से, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ल्यूसिडम माने बिल्कुल पारदर्शी, साफ, स्वच्छ। हिंदी में बात करें तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम को हम क्या बोल देते हैं, स्वच्छ स्तर बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी भी प्रकार का कोई कण नहीं है। और जबकि यहाँ पर जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं जो किसके हैं, केराटोहाइलिन के बने होते हैं। अब इसके ऊपर जो अंतिम स्तर है, पांचवा स्तर है, वो कौन सा है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो कोशिकाएं हैं उनकी खास विशेषताएं होती है। पहली चीज कि स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो कोशिकाएं हैं वो चपटी होती हैं, किसी प्रकार का इनके अंदर कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है। और तीसरा, केंद्रक विहीन होती हैं। कैसी होती हैं, केंद्रक विहीन। और क्रेटिन युक्त कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाला स्तर है इलाइडिन, सॉरी वो स्ट्रेटम ल्यूसिडम, इसमें इलाइडिन था, यही इलाइडिन यहाँ पर इसी में इलाइडिन इस स्तर में आकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रेटिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर, ठीक है। इलाइडिन किस में कन्वर्ट हो गया, क्रेटिन में। इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, क्रेटिन पदार्थ पाया जाता है, क्रेटिन प्रोटीन पाई जाती है, केंद्रक विहीन होती हैं। और जो इसकी लेयर की कोशिकाएं वो मतलब शरीर से लगातार हटती हुई रहती हैं। तो ये होते हैं स्किन में पांच, सॉरी स्किन में नहीं, एपिडर्मिस में। स्किन की बात करें तो सबसे ऊपरी स्तर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, और डर्मिस को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक त्वचा कहते हैं।
और इस वास्तविक त्वचा के दो स्तर होते हैं, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। ठीक है। और जो डर्मिस के ऊपर है एपिडर्मिस, उसके 5 स्तर हैं। नीचे, सबसे नीचे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे भारी स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे आंतरिक लेयर, सबसे आंतरिक स्तर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। मेलेनोसाइट जो होती हैं, जो कि स्किन को रंग प्रदान करती हैं, वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में पाई जाती है। ठीक है। तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में, स्किन के बारे में। अब यहीं पर एक लास्ट टॉपिक अपना, कान की बात करें। कान के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक अपना बाहर का, जो कान दिखाई देता है, जिसे हम कर्णपुन्ना बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं हम एक्सटर्नल ईयर। बीच वाला जो भाग है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिडल ईयर। और सबसे अंदर जो होता है, ठीक है, जो कि हम दिखाई नहीं देता हमें बाहर से, बिल्कुल अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर। अब मिडल ईयर की बात करें, तो मिडल ईयर में 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक होता है मेलियस, दूसरा इंकस और तीसरा स्टेपीज। इनमें से जो स्टेपीज है, वह अंगूठी के समान की अस्थि होती है, संरचना होती है, और सबसे छोटी अस्थि होती है। मेन चीज यही है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है। और इनके एक बनता है इनकी शेप से, कि इनका आकार कैसा होता है। मेलियस जो होती है वो कैसी होती है, हथौड़े नुमा, इस तरह से। ठीक है। ये कैसी हो गई, हैमर शेप, इस तरह से। दूसरी है इंकस, जो कैसी है, मध्य कर्ण की दूसरी है, दूसरी अस्थि है। इसको बोलते हैं निहाई के समान या एनविल शेप। और तीसरी है स्टेपीज, यानी अंगूठी के समान होती है, जैसे दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, क्योंकि बीच में ये क्या हो गया, गैप सा हो गया, जिस तरह से क्या हो कि ऊपर ये इस तरह से क्या हो गया, अंगूठी के समान होती है। निहाई के समान का मतलब है कि ऐसी कोई उभार युक्त सतह, जिसकी जो सतह है, ऊपरी सतह, वो कैसी हो, बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है, कोई भारी चीज है, और जैसे देखा होगा ना आपने कि जो लोहार है, कि भाई उसके ऊपर रख करके लोहे को पीटता रहता है। ठीक है। वैसे तो कैसी है, वो बीच में से पतला सा है और ऊपर की तरफ फ्लैट है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं निहाई। तो उसी के समान ये संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निहाई। तो मेलियस, इंकस और स्टेपीज, इनमें से सबसे छोटी कौन सी हो गई, स्टेपीज। और स्टेपीज ही शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, जो कैसी होती है, अंगूठी के समान होती है। ठीक है। इंकस निहाई के समान होती है, मेलियस हथौड़े के समान होती है। कान के 3 भाग, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। और ये जो तीनों अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, मिडिल ईयर में पाई जाती है। ठीक। तो इस तरह से अपना आर्थोलॉजी, यानी विभिन्न प्रकार के जोड़, दूसरा स्किन और कान, ये अपने टॉपिक यहां पर समाप्त होते हैं। ठीक है।